अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। खुशामदीद दोस्तों, आपका इन स्टोरीज़ में जो आपके दिल की धड़कन तेज़ कर देंगी। ये कहानी एक सरकारी बस ड्राइवर की है जिसका नाम तबरेज़ था और इसके साथ एक कंडक्टर भी है जिसका नाम राजू था। मैं आपको ये कहानी तबरेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ में एक अजीब सा डर भी महसूस होगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तबरेज़ है और मैं एक सरकारी बस ड्राइवर हूँ। मुझे बस चलाते हुए तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इन 20 सालों में मुझे बस चलाने का काफ़ी तजर्बा हो चुका है। मैंने मुख्तलिफ़ रास्तों पर बस चलाई है और हर तरह के हालात का सामना करते हुए ख़ुद को साबित किया है। मेरे साथ मेरा कंडक्टर राजू भी होता है। राजू एक होशियार और ईमानदार इंसान है। पहले मैं किसी और रूट पर बस चलाता था, लेकिन इस बार मेरा तबादला उत्तर प्रदेश के एक नए रूट पर हो गया। ये नया रूट कुछ ख़ास था। अब मुझे लखनऊ से होते हुए एक गांव की तरफ बस लेकर जानी होती थी जिसका नाम किशन प्रोलकर था। दिन के वक्त भी वो सड़क कुछ अलग सी लगती थी। वो सड़क कुछ अजीब सी लगती थी। मैं दिन के वक्त ही इस रूट पर बस चलाता था क्योंकि रास्ता लंबा था और कभी कभार वापसी पर शाम हो जाती। किशन प्रोलकर तक पहुंचने से पहले 2 से 3 छोटे छोटे गांव भी आते थे जहां से काफ़ी सवारियों का आना जाना लगा रहता था। अब मुझे इस रूट पर तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन मैं और राजू एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। तब राजू मुझसे कहने लगा, उस्ताद, क्या आपने कभी इस रास्ते के बारे में कुछ अजीब सुना है? मैंने कहा, नहीं तो। फिर राजू बोला, उस्ताद, मैंने तो बहुत अजीब व गरीब वाक़यात इस रास्ते के बारे में सुने हैं। मैंने कहा, नहीं तो। फिर राजू बोला, उस्ताद, मैंने सुना है कि ये रास्ता दिन में तो ठीक है लेकिन रात को ये ख़तरनाक हो जाता है। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ कई लोगों के साथ अजीब व गरीब हादसात होते हैं और कुछ लोगों का तो आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। फिर इसने कहा, उस्ताद, मैंने गाड़ी में बैठी सवारियों को भी ये बातें करते हुए सुना है। मैंने हंसते हुए कहा, क्या या राजू, तुम अभी भी ऐसी बातों पर यकीन करते हो? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अफवाहें हैं। ऐसी कहानियाँ तो हर गांव में मशहूर होती हैं। तुम टेंशन न लो, ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम्हें तो पता है हम इतने वक्त से इस रूट पर चल रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तब राजू ने कहा, लेकिन उस्ताद, हम रात के वक्त तो इस रूट पर नहीं गए ना। मैं हंसा और कहा, तुम भी फजूल की बातों को पकड़ कर बैठ जाते हो, इन बातों का कोई मतलब नहीं। और रही बात रात की, तो कभी ना कभी वो भी देख लेंगे। फिर मैंने राजू से कहा, इन बातों को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद हम रोज़ की तरह इस रूट पर चलते रहे। दरअसल मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन वो वाक़या पेश आया जिस रात को मैं आज भी नहीं भूल सकता। वो मंज़र आज भी मेरी आंखों के सामने एक बुरे ख्वाब की तरह आ जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल मैं अपनी बस को लेकर रोज़ की तरह किशन प्रोलकर जा रहा था। फिर कुछ वक्त बाद हमारी बस शहर पहुंच गई।
शहर पहुंचते ही मैंने अपने कंडक्टर राजू से कहा, राजू आज हम बस का काम करवा लेते हैं। इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं काफ़ी दिनों से ये नोट कर रहा था, लेकिन वक्त नहीं मिलता था। आज हमारे पास वक्त है, बस का काम करवाते हैं ताकि वापसी पर कोई परेशानी ना हो। राजू मान गया और कहने लगा, ठीक है उस्ताद, आज बस का काम करवा लेते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सरकारी बसों की हालत कैसी होती है। गाड़ी के पार्ट्स से लेकर पूरी बॉडी तक हर चीज़ को कभी ना कभी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। हम दोनों बस को लेकर मैकेनिक के पास चले गए। वहाँ देखा तो पहले ही काफ़ी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी थीं। राजू ने बेचैनी से कहा, उस्ताद लगता है आज काफ़ी देर लग जाएगी। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं राजू, बस का काम ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कल ज़्यादा परेशानी हो सकती है। फिर हमने मैकेनिक से बात की और इसे इंजन की खराबी बताई। मैकेनिक ने हमें इंतज़ार करने को कहा और हम दोनों वहाँ बैठ गए। कुछ वक्त बाद मैकेनिक ने काम शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमें लगने लगा कि वाकई ही आज हमें देर हो जाएगी। राजू ने कहा, उस्ताद लगता है आज की रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, मैकेनिक काम कर रहा है, बस थोड़ा वक्त और लगेगा। तकरीबन 2 घंटे बाद मैकेनिक ने हमें इशारा दिया कि बस बिल्कुल तैयार है। हमने सुकून का सांस लिया और बस लेकर वापस इसी जगह पहुंचे जहां से हमें सवारियां लेकर कृष्ण प्रोलकर जाना था। लेकिन वहां जाकर देखा तो हमें एक भी सवारी नज़र नहीं आई। मुझे और राजू को थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, यार राजू, आज तो कोई भी सवारी नज़र नहीं आ रही और अभी तो शाम भी नहीं हुई। राजू ने इधर उधर देखा और कहा, उस्ताद ऐसा लगता है जैसे आज हम कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। शायद सवारियां किसी और गाड़ी में चली गई होंगी। मैंने सोचा कि राजू ठीक कह रहा है। हो सकता है वो लोग किसी और गाड़ी में चले गए हों। इन्हें क्या पता था कि आज हम बस का काम करवाने रुक गए हैं। फिर मैंने इन बातों को नज़रअंदाज किया, बस स्टार्ट की और कृष्ण प्रोलकर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने बस स्टार्ट की और थोड़ा आगे बढ़ाया, राजू कहने लगा, उस्ताद आज हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहीं रुक जाते हैं और किसी होटल में जाकर आराम कर लेते हैं। वैसे भी अब काफ़ी देर हो चुकी है और रात को इस रास्ते पर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। काश मैंने उस दिन अपने कंडक्टर की बात मान ली होती। मैंने अपने कंडक्टर से कहा, राजू आज हम नहीं रुक सकते, हमारा जाना ज़रूरी है। ये सरकारी बस है, हमें इस बस को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। हम इस बस को कहीं भी छोड़ नहीं सकते। जो भी हो, हमें आज ये रूट पूरा करना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तुम टेंशन ना लो, वैसे भी हम यहाँ से तो रोज़ ही चलते हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनकर मेरे कंडक्टर राजू ने भी मान लिया और कहा, ठीक है उस्ताद। मेरी बात सुनकर मेरे कंडक्टर राजू ने भी मान लिया और कहा, ठीक है उस्ताद, तुम कहते हो तो सब अच्छा ही होगा। फिर हम दोनों अपनी बस में बैठ गए और मैं बस को लेकर शहर से कृष्ण प्रोलकर जाने वाली सवारियां ढूंढने लगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिली थी। रात होने में कुछ ही वक्त बाकी था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं वो वक्त सर्दियों का था। ये जनवरी के महीने की बात है और उस वक्त सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। अब मैं और मेरा कंडक्टर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। हम तकरीबन दिन के 5 बजे के करीब वहाँ से निकल गए और फिर मेरा कंडक्टर मेरे साथ मेरे कैबिन में बैठ गया। जैसे ही हम गांव की तरफ बढ़ रहे थे, मैंने देखा कि सड़क के किनारे 2 आदमी खड़े हैं जो हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने राजू से पूछा, राजू ये लोग इस वक्त कहाँ जा रहे होंगे? ये हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, क्या कहते हो, बस रोककर इन्हें लिफ्ट दी जाए? राजू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, उस्ताद अभी तो रात भी नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, चढ़ा लेते हैं, कम से कम हम दोनों के अलावा ये भी होंगे बस में। इसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यार राजू, तुम अभी भी रात को लेकर डर रहे हो? कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर राजू ने बेचैनी से कहा, उस्ताद आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और ऐसा महसूस मैंने पहले कभी नहीं किया। फिर मैंने इसे हौसला देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम देखना। फिर मैंने बस रोकी और इन दोनों आदमियों को लिफ्ट दे दी। अब वो दोनों आदमी पीछे सीटों पर जाकर बैठ गए
और हमने अपनी बस को आगे बढ़ाया। अब रात मुकम्मल तौर पर ढल चुकी थी और अंधेरा गहरा हो रहा था। बस की हेडलाइट्स सड़क पर फैल रही थीं, लेकिन इनके अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी ना थी। चारों तरफ घना जंगल था, जो अब और भी ज़्यादा डरावना लगने लगा था। हमारी बस इस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी और रात की सर्द हवा के साथ साथ एक अजीब सा सन्नाटा भी माहौल पर छा गया था। न सड़क पर कोई गाड़ी, न कोई पैदल चलने वाला और ना ही किसी जानवर की आवाज़। सब कुछ जैसे खामोश हो गया था। रास्ता जितना आगे बढ़ता जा रहा था, अंधेरा इतना ही गहरा होता जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ हमारी बस की हेडलाइट्स की रोशनी थी, जो सड़क को थोड़ा बहुत दिखाई दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल खामोशी से खड़ा था, जैसे वो हमारी हर हरकत को देख रहा हो। अब कुछ देर बस चलाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे 3 लोग खड़े हैं। एक आदमी, एक औरत और इनके साथ एक छोटी सी लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 7 साल के दरमियान होगी। वो तीनों हमारी तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे हमसे लिफ्ट मांग रहे हों। इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें मदद की ज़रूरत है। मैंने बस की रफ्तार कम की और राजू से पूछा, राजू, सामने ये लोग हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, क्या कहते हो? इन्हें लिफ्ट दी जाए या नहीं? राजू ने इन लोगों की तरफ गौर से देखा और फिर थोड़ी हैरानी से कहा, बड़ी अजीब बात है उस्ताद, इतनी रात को ये लोग इस जंगल के बीच में सड़क पर क्या कर रहे होंगे? मैंने भी इनकी हालत पर गौर किया। वो औरत घूंघट डाले हुए थी और वो आदमी अपनी जगह सीधा खड़ा था। इनके साथ वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी। इसकी मासूम आंखें हमारी बस की तरफ टिकटिकी लगाए हुए थी। राजू ने इस बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, इनके साथ ये छोटी सी बच्ची भी है, शायद इन्हें वाकई मदद की ज़रूरत हो। इसकी बात में नरमी थी और इस मासूम बच्ची को देखकर मुझे भी इस पर तरस आने लगा। मैंने राजू की तरफ देखा और कहा, ठीक है राजू, शायद हमें इन्हें लिफ्ट देनी चाहिए। इसके बाद मैंने बस रोक ली। अब वो तीनों हमारी बस की तरफ आने लगे। जैसे ही वो हमारी बस के दरवाजे के करीब पहुंचे, तब मेरा कंडक्टर राजू इनसे कहता है, आप लोगों को कहाँ जाना है? इनमें से वो आदमी जो राजू से कहता है, हमें आगे जो गांव है वहां तक जाना है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम यहाँ फंस गए हैं। राजू ने इनकी हालत को देखते हुए कहा, ठीक है, आप लोग चढ़ जाएं, लेकिन इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कैसे फंसे? आदमी ने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ते हुए बोला, हमने भी नहीं सोचा था कि यहाँ इतनी मुश्किल हो जाएगी। बच्ची को ठंड लग रही है, इसलिए जल्दी घर पहुँचना ज़रूरी है। औरत ने अभी तक अपना घूंघट नहीं हटाया था और बच्ची अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़े हुए थी। फिर राजू ने इन्हें बस में बैठने का इशारा किया। अब वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता बस की पिछली सीटों पर जाकर बैठ गए। फिर राजू ने बस का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे साथ कैबिन में आकर बैठ गया। इसके बाद मैंने फिर से बस चलाना शुरू की। अब हम फिर से इस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन बस के अंदर का माहौल अब पहले से ज़्यादा भारी होने लगा था। इनके बस में चढ़ने के बाद बस में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। बस के अंदर का माहौल कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गाड़ी को किसी ने बर्फ़ की चादर से ढांप दिया हो। राजू ने भी अपनी जैकेट के बटन कसकर बंद कर लिए। बस के शीशों पर ठंड की वजह से धुंध जमने लगी और मुझे भी अब काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। धुंध जमने की वजह से बाहर का मंजर भी धुंधला हो गया था। हर सांस के साथ ठंडी हवा का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। गाड़ी के अंदर की ये अजीब सी ठंडक हमें बेचैन करने लगी। राजू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, ये ठंड कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मैंने इसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ यार राजू, ठंड अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ठंड का माहौल और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। मुझे बस चलाने में अब काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। मेरे हाथ सुन हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज़्यादा देर तक बस नहीं चला पाऊंगा। मुझे भी ऐसा एहसास आज तक नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा था। अब हमारी बस जंगल के बीचों बीच अब हमारी बस
इस जंगल के बीचों बीच सुनसान सड़क पर जा रही थी। गांव का रास्ता अभी 2 घंटे दूर था। आसपास किसी भी तरह की आवाज़ न थी। सिर्फ हमारी गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाहट और टायर की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उस गहरी रात के सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल और दरख्तों के साए दिखाई दे रहे थे, जैसे वो भी हमारी गाड़ी के साथ चलते हुए हमें देख रहे हों। अब जैसे ही हम आगे बढ़े, अचानक बस के अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगी। मैं और राजू एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक बस को जोर जोर से झटके लगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस को पीछे से धक्का दे रहा हो। इससे पहले कि अभी मैं कुछ समझ पाता, हमारी बस सड़क के बीचों बीच रुक गई। फिर हमारी बस की हेडलाइट्स भी ऑफ हो गई, जिसकी वजह से अब अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि सामने की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद राजू ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और इसकी फ्लैश लाइट ऑन करके मेरी तरफ किया। फिर राजू ने खौफ के मारे मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा अपने साथ एक टॉर्च रखता था ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो काम आ सके, और शायद आज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ ही गई। फिर मैंने वो टॉर्च रोशन की और बस से बाहर जाने की कोशिश की। जैसे ही मैं बस से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, मेरा कंडक्टर राजू मुझसे कहता है, उस्ताद, बाहर मत जाओ। मैंने पूछा, क्यों राजू, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो मुझसे कहने लगा, उस्ताद, इस सुनसान सड़क पर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। जो भी आज तक मैंने इस रास्ते के बारे में सुना है, इनमें सारे हादसे रात के वक्त ही हुए हैं। इसीलिए उस्ताद, मैं आपको मना कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, राजू यार, तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गए। कुछ नहीं होगा, और अगर मैं बाहर नहीं गया तो हमें सारी रात इस सड़क पर गुजारनी पड़ेगी। और तुम्हें तो पता है कि इस सड़क पर रात गुजारना कोई आसान बात नहीं है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि कुछ ही मिनटों में हमारे जिस्म का खून जम जाएगा और शायद हमें जान से भी हाथ धोना पड़े। फिर मैंने राजू से कहा, तुम भी मेरे साथ बाहर चलो, हम दोनों देखते हैं कि आखिर बस में क्या खराबी आ गई है। मेरी बात सुनकर राजू भी मेरे साथ बस के बाहर आ गया। बस के बाहर आते ही मैंने देखा कि चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और इंजन का मुआयना करने लगा। फिर मैंने इंजन का बोनट खोला और टॉर्च की रोशनी में इसको चेक करने लगा, लेकिन मुझे कोई ख़ास मसला दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने टायर की तरफ देखा तो मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो झटके और बस का यूं बीच सड़क पर रुक जाना मुझे अजीब सा लगा। मैं इस सोच में डूबा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आई और वो आदमी मुझसे कहता है, उस्ताद जी, क्या हो गया है? आपने बीच सड़क में बस क्यों रोक दी? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आदमी वही था जो अपने साथी के साथ हमारी बस में शहर के थोड़े आगे से बैठा था, और वो बस के बाहर आकर हमसे पूछने लगा कि क्या हुआ, आपने बस को क्यों रोका है। पहले तो मैं और मेरे कंडक्टर इसकी आवाज़ से अचानक चौंक गए, लेकिन फिर मैंने इससे कहा, भाई साहब, बस में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से बस रुक गई। हम लोग देख रहे हैं आखिर क्या मसला है। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहने लगा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो मैंने कहा, आप क्या मदद करेंगे? हमारी बस में शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या हुआ है। तो आदमी मुझसे कहने लगा, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर वो आदमी दोबारा से इंजन को चेक करता है और कुछ वक्त के बाद मुझसे कहता है, अब आप बस को स्टार्ट करके देखें। इसकी बात सुनकर मैं बस में चढ़ता हूँ और बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बस एक हल्की सी गड़गड़ाहट करती है और फिर बंद हो जाती है। इसके बाद मैंने दोबारा बस को स्टार्ट किया, लेकिन इस बार बस स्टार्ट हो गई और बस की हेडलाइट्स भी ऑन हो गई। बस स्टार्ट हो जाने के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ और इस आदमी का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मैं, मेरा कंडक्टर राजू और वो आदमी बस में चढ़ गए, लेकिन इस बार वो आदमी हमारे साथ कैबिन में बैठ गया। फिर मैंने बस को आगे बढ़ा दिया। मैंने उस आदमी को कहा,
अगर आज आप ना होते तो शायद हमें आज की रात यहीं गुजारनी पड़ती। तो उसने भी मजाक में कहा, शायद आपके साथ साथ हमें भी रात यहीं गुजारनी पड़ती। फिर मैंने इस आदमी से पूछा, आप कहाँ तक जा रहे हैं? तो फिर उस आदमी ने मुझे बताया कि हम अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। यहाँ आगे गांव आता है, हमारा दोस्त वहीं रहता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। इसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, आप पीछे जाकर अपने दोस्त के साथ आराम से बैठ जाएं। जैसे ही वो गांव आएगा मैं आपको बता दूंगा। मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहने लगा, मेरा साथी पीछे सीट पर आराम कर रहा है और मैं भी इसके साथ बैठकर आराम कर रहा था, लेकिन बस को अचानक से रुकते देखकर मेरी नींद टूट गई और फिर मैं जाग गया। वैसे भी मैं काफ़ी देर से आराम करके थक गया हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आगे कैबिन में बैठकर बातें की जाए। फिर वो आदमी हमारे साथ हमारे कैबिन में रहा और हम तीनों बातें करने लगे। जिस गांव में वो आदमी जाना चाहता था वो गांव अभी भी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन शायद हमें इस बात का पता ही न था कि आगे चलकर हमारे साथ जो होने वाला है उसकी हमने कभी भी तवक्को नहीं की थी। अभी हम कैबिन में बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेरा कंडक्टर राजू मुझसे कहता है, उस्ताद मैं पीछे सवारियों से टिकट काट कर आ रहा हूँ और इनसे पूछता हूँ कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा कंडक्टर उन 3 सवारियों की बात कर रहा था जिनको हमने थोड़ी देर पहले अपनी बस में लिफ्ट दी थी, जिनमें एक आदमी, एक वो घूंघट वाली औरत और साथ में उनके एक छोटी सी लड़की थी जो बस के आखिरी सीटों पर बैठे हुए थे। इसके बाद मेरा कंडक्टर राजू उठकर पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही राजू कैबिन से बाहर अपना कदम रखता है वो उसी जगह रुक जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। उसके बाद वो अपने आप को किसी तरह संभालता है और मेरे साथ बैठा हुआ आदमी देखने के लिए आगे बढ़ता है कि आखिर क्या हुआ है। जैसे ही वो कैबिन के बाहर देखता है वो बेअख्तियार खौफज़दा हो जाता है। इन दोनों की ऐसी हालत देखकर मैं भी थोड़ा घबरा गया और सोचा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो इन दोनों को ऐसी हालत हो गई है। मैंने इनसे बार बार पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने उन दोनों से कहा कि आप लोग मेरे बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बस को साइड पर रोककर देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ पीछे जिसे देखकर आप दोनों की ये हालत हो गई है। अभी मैंने ऐसा बोला ही था कि राजू ने थोड़ी हिम्मत करके मुझसे कहा कि उस्ताद ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। अगर आपने बस को रोक दिया तो शायद हम तीनों इसी वक्त मारे जाएंगे। हो सकता है कि बस के चलते रहने में हम बच न सकें, लेकिन कुछ मिनट तक हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। फिर मैंने राजू से कहा कि आखिर बताओगे कि हुआ क्या है। तो राजू डर के मारे हकलाते हुए मुझसे कहने लगा कि उस्ताद पीछे जो 3 आदमी हैं वो इंसान नहीं है। इसकी ये बात सुनकर मैंने राजू से कहा कि तुम पागल हो गए हो, इंसान नहीं तो कौन है वो। मेरे ऐसा पूछते ही मेरी सीट को कसकर जिस आदमी ने पकड़ा हुआ था, जो हमारे साथ कैबिन में बैठा हुआ था, वो आदमी भी डरते हुए मुझसे कहने लगा, भाई साहब आपका कंडक्टर ठीक बोल रहा है, वो तीनों इंसान नहीं है बल्कि कोई गैर मरई मखलूक हैं। उसकी बात सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फिर मेरे कंडक्टर राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद जैसे ही मैं पीछे की तरफ टिकट काटने के लिए जाने लगा, मैंने देखा कि इन तीनों सवारियों का रूप बदल चुका था और वो तीनों इतने भयानक लग रहे थे कि इन्हें देखकर मेरी रूह तक कांप उठी और मैं थर थर कांपने लग गया। वो आदमी जो पहले एक मामूली सा इंसान लग रहा था, अब एक भूत की शक्ल में बदल चुका था। इसका पूरा जिस्म जलकर काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग में झुलस कर निकला हो और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई थी, जैसे इस पर कोई अजीब सी चीज़ आ गई हो। और जो औरत इस आदमी के साथ बस पर चढ़ी थी, इस औरत ने अपना घूंघट उठा लिया है। इसके लंबे डरावने बाल हवा में लहराते हुए खौफनाक माहौल बना रहे हैं। वो औरत इस आदमी से भी ज़्यादा भयानक नज़र आ रही है। उस्ताद इसकी तो आंखें ही नहीं थी, आंखों की जगह खाली गड्ढे नज़र आ रहे थे और उसका चेहरा बुरी तरह कटा-पटा और वीरान नज़र आ रहा था। इसके हाथों के नाखून बहुत लंबे और तेज़ थे और इसकी बड़ी बड़ी दांतों की धार जो होंठों से बाहर की तरफ झांक रही थी, इन पर खून भी लगा हुआ था। उस्ताद इतना ही नहीं, और भी सुनो। वो जो छोटी सी मासूम दिखने वाली बच्ची थी ना, जिसे देखकर हम दोनों का दिल पिघल गया था,
वो भी अब छोटे से प्रेत में बदल चुकी थी। वो तीनों मिलकर एक आदमी को नोच नोच कर खा रहे हैं। उस्ताद, ये वही आदमी है जो इन भाई साहब के साथ हमारी बस में चढ़ा था और इस आदमी का सीना पूरी तरह फट चुका है और इसके जिस्म के हिस्सों को वो औरत जो अब एक चुड़ैल बन चुकी है और वो आदमी दोनों मिलकर खा रहे हैं। वो छोटी सी लड़की जो अब एक छोटे से प्रेत में बदल चुकी है, इस आदमी का गला फाड़कर इसका खून पी रही है। उस्ताद, ऐसा डरावना मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ और डर के मारे खौफ से कांप रहा हूँ। और इतना तो मुझे पता है कि आज हम सब खत्म हैं। अगर आपने बस को रोक दिया तो इन तीनों को पता चल जाएगा कि हमें इनकी सच्चाई का पता चल चुका है और वो फिर हमें इसी वक्त मार डालेंगे। राजू की ये बातें सुनकर मेरी हालत और भी ज़्यादा गैर हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं डर के मारे कांपने लगा। इतनी ठंड में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम आखिर बचें तो बचे कैसे। तभी हमारे सामने बैठा आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगा। राजू ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, अब आपको अचानक क्या हो गया? तो उस आदमी ने कहा, जिसे इन तीनों गैर मरई मखलूक़ात ने मार डाला है वो मेरा करीबी दोस्त था और मैं इसे बचा भी नहीं पाया और अब हमारी बारी भी आने वाली है। इसकी बात सुनकर मैंने हिम्मत देते हुए कहा, अभी रोने का वक्त नहीं, हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी वो गैर मरई मखलूक इस आदमी को खाने में मसरूफ़ हैं, हमें जो भी करना होगा अभी करना होगा। फिर मैं सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन डर के मारे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक से बस के पीछे हमें एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और इस चीख को सुनकर हम सब अब और भी ज़्यादा घबरा गए। लेकिन हमने इस चीख को नज़रअंदाज किया क्योंकि हमें पता था कि ये इन प्रेतों का ही कोई जाल होगा जिसमें वो हमें फंसाना चाहते हैं। हमें इस बात का पता था कि वो चाहते हैं कि हम इस चीख को सुनकर पीछे की तरफ जाएं और हमें वो आराम से मारकर खा जाएं। अब बस में ज़्यादा देर तक रहना ख़तरे से खाली न था। ऐसा लग रहा था कि हम तीनों अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद एक छोटी सी लड़की की रोने की आवाज़ आई और ये आवाज़ भी बस के पीछे वाली साइड से आ रही थी। इस रोने वाली आवाज़ को सुनकर हमारी बस में डर का माहौल और भी ज़्यादा गहरा हो गया। हम तीनों कैबिन में कांप रहे थे और मेरा कंडक्टर राजू और वो आदमी एक दूसरे को पकड़कर मेरी ड्राइविंग सीट के पास बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। अब हम सब अल्लाह को याद कर रहे थे और कह रहे थे, ऐ अल्लाह, हमारी जान बचा ले, आज हमें इस मुसीबत से बचा ले, हमारी हिफाजत फरमा। ऐसा कहकर मैंने बस को चलाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद मुझे सड़क के किनारे कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। दूर से वो आग की तरह लग रहा था। मैंने सोचा कि ये हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। मैंने अपने कंडक्टर राजू को और इस आदमी को भी इस आग के बारे में बताया और इन दोनों को भी अपनी ज़िंदगी बचने की थोड़ी उम्मीद लगने लगी। अब मैं अपनी बस को इस जगह तक जल्दी पहुंचाना चाहता था ताकि हमें कोई मदद मिल सके। हमने बस को थोड़ा तेज़ी से इस सिमत बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन दिल में डर अभी भी बरकरार था कि ये भी कोई चालबाजी ना हो। हम जैसे ही उस आग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमें अपनी बस के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों प्रेत अब हमारे कैबिन की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही हमें इन तीनों के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी, हमारे दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो गई। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा दिल अभी निकलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके दोनों से कहा, हम लोग अब रोशनी के करीब पहुंचने वाले हैं, तुम लोगों को थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। फिर मैंने इन दोनों से कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं अपनी बस की खिड़की को खोल कर रखता हूँ। जैसे ही हम आग के करीब पहुँचेंगे, मैं खिड़की से बाहर कूद जाऊँगा, तुम लोग भी मेरे पीछे कूद जाना और कूदने के बाद जितनी जल्दी हो सके उस रोशनी के पास पहुँच जाना। ध्यान रहे, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी रोशनी के पास पहुँचने की कोशिश करना। अगर हम में से कोई भी रोशनी के करीब नहीं पहुँच पाया तो फिर याद रखना कि जो हाल हमारी बस में उस आदमी का हुआ है वही हाल हमारा भी होगा और फिर हमें इन प्रेतों से कोई नहीं बचा सकता। फिर मैंने इनसे कहा, मुझे ये भी पता है
कि बस से कूदने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग सकती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इतना रिस्क तो हम ले ही सकते हैं। मेरी बात को सुनकर वो दोनों मान गए। अब मैंने बस की खिड़की खोल दी, लेकिन कूदने से पहले अपनी बस की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया। ज़्यादा धीमी भी नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर इन तीनों गैर मरई मखलूक़ात को हम पर शक हो जाता। अब जैसे ही मैं इस रोशनी के करीब पहुंचा, मैं बस से कूदने के बाद सड़क पर थोड़ा सा आगे की तरफ रगड़ता हुआ गया, जिसकी वजह से मुझे बाजू पर थोड़ी बहुत चोट लग गई। लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए उस रोशनी की तरफ भागा। मेरे कूदने के बाद मेरे कंडक्टर राजू और उस आदमी ने भी बस से छलांग लगा दी और इन दोनों के भी थोड़ी बहुत चोटें आईं। फिर मैंने इन दोनों को काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ देकर कहा कि जितनी जल्दी हो सके खुद को संभालो और भागो और मेरी तरफ आ जाओ। फिर वो दोनों भी काफ़ी तेज़ी से मेरे पास पहुंच गए और हम तीनों ही सड़क के किनारे की तरफ चलने लगे, जहां से वो रोशनी हमें दिखाई दे रही थी। हम सब के कूदने के बाद हमारी बस सड़क के सामने की तरफ एक बड़े दरख्त के साथ जा टकराई। बस के टकराते ही बस के अंदर काफ़ी भयानक चीखें हमें सुनाई दी। ये चीखें इतनी भयानक थी कि इन्हें सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। जब हम उस रोशनी के पास गए तो हमें एक आदमी वहाँ पर दिखाई दिया, जिसकी पोशाक से लग रहा था कि वो कोई बुजुर्ग है, जो रोशनी के पास बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। इनका चेहरा अंधेरे में भी चमक रहा था, जैसे इनके पास कोई रूहानी ताकत हो। फिर मैंने हिम्मत करके इस बाबा के पास जाकर बाबा को सारी बात बताई कि हमारी जान को खतरा है। हमारे पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं जो इंसान नहीं हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई भूत प्रेत हों। मेरी बातों को सुनकर बाबा ने अपनी आंखें खोली और हमें गौर से देखा। फिर इन्होंने संजीदा आवाज़ में कहा, तुम लोगों के मसले को मैं जानता हूँ। ये तीनों गैर मरई मखलूक़ात हैं जो इस इलाके में काफ़ी लंबे अरसे से भटक रही हैं और आज वो तुम्हारी बस में चढ़ गईं। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं इनका कुछ हल करता हूँ। फिर बाबा ने एक लकीर को हमारे चारों तरफ खींच दिया और हमें हुक्म दिया कि हम इस दायरे में ही रहें। फिर इन्होंने हमें कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस दायरे से बाहर कदम मत रखना। इसके बाद वो बाबा बस की तरफ जाने लगे, लेकिन जाते जाते उन्होंने फिर से हमें कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी इस दायरे से बाहर मत आना। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इस दायरे को पार कर लिया, फिर मैं भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहने के बाद वो बाबा बस की तरफ चले गए और ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ने लगे। बाबा के ऐसा करने से बस के अंदर से अजीब व गरीब चीखें सुनाई देने लगी। इन चीखों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे इस गैर मरई मखलूक को बाबा के कुछ पढ़ने से तकलीफ़ हो रही हो। फिर अचानक से काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी और इस हवा की वजह से हम सबको काफ़ी तेज़ धक्के लग रहे थे। लेकिन हम लोगों ने खुद को संभाले रखा और एक बात को दिमाग में रख लिया था कि अगर इस दायरे से बाहर हम निकल गए तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकेगा। हम तीनों ने खुद को काफ़ी हिम्मत से इस दायरे में रखा। फिर थोड़े वक्त के बाद बस में से इन चीखों का निकलना बंद हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ हवा भी बंद हो गई। अब बाबा ने भी विर्द करना बंद कर दिया। फिर कुछ वक्त के बाद बाबा हमारे पास आए और हमसे कहा कि अब तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो गैर मरई मखलूक अब जा चुकी है। अब तुम सब महफूज हो। फिर हम सब ने बाबा का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद हम इस दायरे से बाहर आ गए। फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा, आज आपकी वजह से हम सब बच पाए। अगर आज आप हम लोगों की मदद ना करते तो शायद वो गैर मरई मखलूक हमें मार ही देती। मेरी बात सुनकर बाबा ने मुझसे कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसके ऐसा कहने के बाद बाबा ने हमें आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा कि अब तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। इसके बाद हम तीनों अपनी बस की तरफ बढ़े, जो कि एक दरख्त के साथ टकराई थी, लेकिन बस सड़क पर ही थी। दरख्त से टकराने की वजह से बस के आगे के शीशे टूट चुके थे, लेकिन बस को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हम सब बस में चढ़ गए। हमने बस को स्टार्ट किया और वो स्टार्ट हो गई। हालांकि मुझे नहीं लगता था कि हमारी बस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बस स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बस को बैक गियर लगाकर बस को पीछे की तरफ किया। मेरा कंडक्टर राजू और वो आदमी भी बस में चढ़ गए। हम तीनों वहाँ से निकल गए, लेकिन निकलने से पहले मैंने उस जगह की तरफ देखा जहाँ बाबा थे। हम सबको हैरानी हुई कि अब वहाँ ना बाबा थे और ना वो रोशनी। हम तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बाबा कहाँ चले गए। लेकिन जो भी हुआ, आज अगर हम जिंदा हैं तो ये सब उन बाबा की वजह से है।
इसके बाद हमने बस को काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकाला और दोबारा कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस रास्ते पर कभी भी मैं रात के वक्त बस नहीं चलाऊंगा। कुछ महीनों बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र इस जगह से दूसरी जगह करवा लिया, लेकिन आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।